हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम की पन्नी को लेती है और इसे पानी में डालती है और वह बच्चों को दिखाती है कि ये पन्नी तैर रही है। फिर उसके बाद वो पन्नी को मोड़ती है और कसकर निचोड़ती है, फिर उसे पानी में डालती है। उसके बाद वो बच्चों को दिखाती है कि ये पन्नी अब डूब गई है। इसके बाद वह छात्रों को सोचने के लिए कहती है और कारण बताती है कि उन्हें क्यों लगता है कि ऐसा हुआ है। अब बच्चे बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल का उपयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका वर्गीकरण, अवलोकन, मापन या फिर परिकल्पना। तो अब आप बताओ बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें बच्चे क्या करेंगे, वो इसका अवलोकन करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। महेश एक चतुर्थ श्रेणी शिक्षक है और पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाने की योजना बना रहा है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी। अब आप बच्चों को जो है पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं कि बच्चे पेड़ पौधों की का संरक्षण करें, है ना। तो इसके लिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयोगी होगी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रेरित करना, कि बच्चा एक पेड़ को अपनाए और उसका पालन पोषण करे। बात तो बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बच्चा जो है पेड़ों के प्रति संवेदनशील होगा, क्योंकि जब वो उस पेड़ की रक्षा स्वयं करेगा, उस पेड़ की देखभाल करेगा, तो क्या होगा, उसको सहानुभूति हो जाएगी उसके साथ, है ना। तो वो उस पेड़ को कभी तोड़ेगा नहीं, है ना। तो क्या होगा, उसको लगाव हो जाएगा उस पेड़ के साथ। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चा पोस्टर बनाए। बच्चों को अगर आप पेड़ पौधों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं तो आप बच्चों से कहें कि आप पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लें, या फिर समूह चर्चा के लिए बच्चों की एक टीम बनाएं, या फिर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो इन चारों ऑप्शन में बेटा सबसे ज्यादा बच्चा कैसे सीखेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा इसमें, कि आप बच्चे को एक पेड़ को अपनाने के लिए और उसका पोषण करने के लिए प्रेरित करें। तो जब बच्चा स्वयं एक पेड़ को पालेगा, उसको लगाएगा, तो क्या होगा, वो उसके प्रति संवेदनशील होगा। बाकी के 3 ऑप्शन से ज्यादा बेस्ट है आपका कि बच्चा स्वयं पेड़ को लगाए, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस में बच्चे विशेष रूप से समूहों में शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते हैं, क्योंकि अब आप बताइए कि जो बच्चे हैं वो समूह में जो है शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते, तो ऐसा क्यों है। पहला ऑप्शन है आपका, यह सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक सीखने में सुधार करता है, बच्चे खुश हो जाते हैं और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जब उनके रचनात्मक कार्यों की सराहना की जाती है, या फिर डी ऑप्शन है कि यह कक्षा में अनुशासन को बनाने में बढ़ावा देता है। तो देखो, अनुशासन जैसी तो कोई बात यहाँ पर हम करेंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ए बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो डी है आपका वो गलत होगा आपका, है ना। क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर आप समूह में बच्चे को कोई काम करा रहे हैं, बच्चे उसमें आनंद ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसलिए ये सब कुछ करा रहे हैं कि ताकि बच्चा अनुशासन में रहे। तो ये तो गलत हो गया ना। तो डी आपका गलत हो जाएगा, ए बी सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 ए बी एंड सी ये क्या है, आपके करेक्ट हो जाएंगे, है ना। अनुशासन की वजह से हम ऐसा नहीं करते, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को कई विषयों में वैकल्पिक अवधारणाएं मिलती हैं, जैसे कि जीवित, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। अब आप बताइए कि जो बच्चा है ना, तो ये जो अवधारणाएं हैं, तो इनके स्रोत क्या हैं उसके लिए। परिवार और समुदाय हो सकता है, बिल्कुल। परिवार और जो समुदाय हैं वो इसके स्रोत हो सकते हैं, पाठ्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, टीचर भी हो सकता है, और कहानी और कविताएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपके ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी जो है ये चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। यहाँ पे आगे आगे बढ़ेंगे हम।
प्रयोग मूल्यांकन के संकेतकों में से एक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहला है रचनात्मक लेखन, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है हाथों की गतिविधि या फिर चित्र पढ़ना। तो जब भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती है ना, वो हमेशा ही आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो ये हाथों की गतिविधि है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो सरसों के तेल में जो बनी हुई समुद्री मछली जो है वो कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा के, जम्मू कश्मीर के, बिहार के या फिर मिजोरम के? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। जो सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली है वो जम्मू कश्मीर के लोग खाना पसंद करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? अब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य बताने हैं। ये रहा आपका मैप, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, है ना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये तो गलत हो गया आपका। राजस्थान कहाँ पर है आपका? राजस्थान ये रहा, तो ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ भी उत्तराखंड है, ये भी गलत हो गया, है ना। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश है आपका यहाँ पर मैप में, है ना, और जम्मू कश्मीर यहाँ है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब भी आपको टाइम मिले तो इस मैप पे आप नजर जरूर मारना बेटा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको मैप मिलेगा नहीं इस तरीके से, है ना। यहाँ पे तो आपकी हेल्प हो जाती है कि मैप स्क्रीन पे लगा हुआ है, लेकिन इस मैप को भी आप देखते रहना, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। अब आप बताइए क्या होगा? जरदोजी, तोड़ा, फुलवारी या फिर कांथा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जरदोजी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। अब आपको ये बताना है कि मिजोरम में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। पहला ऑप्शन है आपका खासी, असमी, मीजो, लुसेई, कुकी, है ना, मेतेलॉन अंग्रेजी, मायो या फिर बंगाली। तो जो मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मीजो, लुसेई और कुकी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है। अब आपको ये बताना है कि जो ये भरली वांगी है, ये जो व्यंजन है ये कैसे किससे बनता है? पहला, छोटे छोटे भरवा बैंगन से, है ना, सादा दाल का दम पुख्त, है ना, या फिर ताजी पोम्फ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन है, या फिर आलू, फूल गोभी और टमाटर की करी है। तो ये जो भरली वांगी है बेटा, ये क्या है? छोटे छोटे भरवा बैंगन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकारी को संग्रह उसने किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। अब हरप्रीत कहाँ कहाँ गई बेटा? पंजाब में, बिहार में और महाराष्ट्र में, है ना। तो आप बताइए इसमें से कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे? पहला है पटचित्र, कलमकारी, मधुबनी, दूसरा है फुलकारी, कलमकारी, मधुबनी, तीसरा है कलमकारी, पट्टचित्र, वर्ली, या फिर फुलकारी, मधुबनी और वर्ली। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें पंजाब, है ना, तो पंजाब का क्या होगा? फुलकारी, बिहार बिहार, मधुबनी और महाराष्ट्र वर्ली। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फुलकारी, मधुबनी और वर्ली। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस की प्रकृति है। अब आपको बतानी है कि जो ये ईवीएस है इसका नेचर कैसा है? एकीकृत है, अनुशासनिक है, अंतर संबंधित है या फिर स्थिर है? तो जो ईवीएस की प्रकृति है वो कैसी है? एकीकृत है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि, अब आपको बताना है कि जो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपकी 6 थीम है, तो वो थीम पर आधारित क्यों है? पहला, थीम छात्रों को पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित समझ को विकसित करती हैं।
दूसरा, छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं, इसीलिए थीम पर आधारित है। तीसरा, छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीखते हैं। डी ऑप्शन है आपका, शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप बताइए बेटा इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो थीम होती है वो छात्रों को पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को जो है वो विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? एनसीएफ 1988, 2005, 2007 या फिर 1986? तो आप बताइए कौन सा एनसीएफ था जिसने जो है इसकी अनुशंसा की, है ना? तो आपका जो एनसीएफ 2005 है ना, ये करेक्ट आंसर होगा, है ना, एनसीएफ 2005। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस की एक अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है ना? तो आप बताइए इसमें विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, क्या ईवीएस की जो शिक्षिका है उसके लिए जो विद्यालय की भौगोलिक स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण होगी, या महानगरों में बड़े विद्यालय की या इसके लिए चुनौतीपूर्ण होगी, या भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, या फिर बच्चों का जो लिंग है? तो देखिए, क्या विद्यालय की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण चुनौती होगी? नहीं, है ना। महानगरों में बड़े विद्यालय ये होगी? नहीं। और बच्चों का लिंग ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है ना? अब बच्चा जो ईवीएस की क्लास है उसमें किस प्रकार का सीखना उपयुक्त है? स्वयं करके सीखना, बिल्कुल ठीक बात है कि जब बच्चा स्वयं किसी कार्य को करता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से उस कार्य को सीखता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, या फिर रट कर सीखने को हतोत्साहित करना? तो देखो, विवरण के द्वारा सीखना ये भी गलत हो जाएगा, परिभाषा द्वारा ये भी गलत हो जाएगा, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना मतलब रट कर भी सीखने को हमें हतोत्साहित करना, तो ये भी ठीक। ए और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और डी, है ना। तो पहला ए सही है और डी सही है ना। बी और सी आपके गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का उत्तर दें। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन पर विचार करना है आपको, है ना। तो जो कच्चा दूध है ना, वो 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पचता है। जो कच्चा दूध होता है वो कितना टाइम लेता है? 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लेता है। बिल्कुल ठीक बात है ये कि भाई 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम वो लेता है। उबला हुआ दूध जो है वो 1 घंटा 30 मिनट में पेट में पचता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है ना। ये तो आपका गलत हो गया, है ना। आगे, कच्चा अंडा जो है 1 घंटा 30 मिनट में पेट में पचता है, ये भी ठीक है ना। उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको मतलब 3 ऑप्शन तो करेक्ट हैं, एक गलत है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो आपसे क्या गया? निम्नलिखित कथनों को विचार करें और सही उत्तर दे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 तो सही है ना। तो जो गलत है आपको वही बताना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दे। तो इन चारों कथन को हमने पढ़ा, है ना। तो जो आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो तो बिल्कुल ठीक है ना। सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो गलत है यहाँ पे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 तो सही है ना बेटा इसमें आपके। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में आपको भी लगेगा कि इसका आंसर बी कैसे हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बेटा, इसमें जो सही उत्तर है वही देना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो फिर जो गलत है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये बात गलत है, तो हमने सही बता दिया कि कौन सा गलत है ना। आगे बढ़ेंगे हम। मनुष्य के पेट के अंदर का जो तापमान है वो कितना होता है ना। 30 डिग्री, 37, 32 या फिर 40, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। असत्य कथन की पहचान करें। अब जो गलत है वो बताना है आपको, है ना।
कि जो गलत है वो बताइए। तो दूध को कैसे सही रखा जाता है, उबाल के रखा जाता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। आम को हम अचार बना लेते हैं। पके हुए चावल को खुले में नमी से बचाकर, जो पके हुए चावल होते हैं उसको खुले में रखकर नमी से बचाकर, नहीं ये तो गलत है आपका, है ना। हरे धनियों को गीले कपड़े में लपेट कर रखे, तो गलत क्या है फिर, यही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दूध को हम कैसे सुरक्षित रखते हैं, उसको उबाल लेते हैं। आम को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, उसका अचार बना लो। हरे धनियों को आप गीले कपड़े में लपेट लेते हो, लेकिन जो चावल है क्या उसको खुले में नमी से बचाकर रखते हैं आप उसको बचाने के लिए, नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम। मलेरिया रोग मुख्यतः किस समय फैलता है। अब जो मलेरिया का रोग है वो किस समय फैलता है, सर्दी के बाद फैलता है क्या, गर्मी के बाद फैलता है क्या, वर्षा के बाद, या फिर कभी भी। अब आप बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो मलेरिया का रोग है बेटा वो वर्षा के बाद फैलता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी और जहरीली गैसों से फैलता है। टाइफाइड, मलेरिया, चेचक और हैजा। तो अब आप बताओ बेटा कि वो कौन सा ऐसा रोग था जिसको लेकर के एक पुरानी अवधारणा थी कि यह गंदगी और जहरीली गैसों से फैलता है, कौन सा था वो। और आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कि मलेरिया को लेकर के जब लोगों को पता नहीं था कि यह मच्छर से फैलता है, तो उससे पहले क्या उनकी पुरानी अवधारणा थी कि यह गंदगी और जहरीली गैसों से फैलता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर जो है वो झांका और यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भाई वो कौन थे जिन्होंने ये पता लगाया कि जो है वो मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है ना। और उनको जो है नोबेल पुरस्कार से सब उनको नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। कौन थे भाई वो, रोनाल्ड रॉस थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रोनाल्ड रॉस। आगे बढ़ेंगे हम। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। अब बच्चे ने बताया कि उसको क्या क्या महसूस हो रहा है। उसको कपकपी है, बुखार है, सिर दर्द है और उसको क्या है, पसीना आता है। इस चक्र से वो गुजर रहा है ना। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। तो रजत जो है वो किस रोग से पीड़ित है, अतिसार, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि रजत को क्या है, रजत को मलेरिया है। आगे बढ़ेंगे हम। मादा मच्छर जो है वो रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। अब जो मच्छर है ना, वो रक्त क्यों चूसता है, अब ये बताइए आप कि वो ऐसा क्यों करता है। पहला, मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, या फिर अंडे देने के लिए। तो जो मच्छर है वो रक्त क्यों चूसती है, अंडे देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करती है वो ऐसा, अंडे देने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है ना। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं द्वारा, रक्त में मच्छर के लार्वे से, है ना, लाल रक्त कोशिकाओं में जो है वो बच्ची के अंडे, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। इस बीमारी की दवाई सिंकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है और इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। तो वो कौन सी बीमारी है। अब आप बताइए कि जो बीमारी कौन सी है जिसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है ना। तो कौन सी ऐसी बीमारी है, मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया। आगे बढ़ेंगे हम। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अब तमिलनाडु कहाँ पे है आपका मैप में, है ना, सबसे नीचे। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो बताइए आप। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो तमिलनाडु कहाँ पे है मैप में, सबसे नीचे, है ना। तमिलनाडु है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
तो जो तमिलनाडु है इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो गए? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? अब आप देखिए झारखंड कहाँ है मैप में, है ना। तो झारखंड कहाँ पे है? झारखंड है यहाँ पे, ये रहा आपका झारखंड, है ना। तो अब आपको बताना है कि झारखंड कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे है। तो पहला है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे है ना। तो इसका पश्चिम तो फिर इधर हो गया ना बेटा, इधर तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे है आपका, है ना। तो इसके पूर्व में भी नहीं होगा। उड़ीसा के उत्तर में, अब उड़ीसा कहाँ है आपका? नीचे, ये रहा। तो इधर पूरब हो जाएगा पश्चिम और इधर उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण। तो ये क्या कह रहा है कि उड़ीसा के उत्तर में, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। आगे बढ़ेंगे हम। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? अब बिहार कहाँ पे है? तो जहां पे बिहार है हम वहां पहुंच जाते हैं, ये है आपका बिहार। तो बिहार के सापेक्ष आपको जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति का पता लगाना है ना। तो देखिए जम्मू कश्मीर तो इधर है आपका, यहाँ पे, है ना। और गोवा कहाँ है? गोवा आपका इधर है ना, ये रहा गोवा, है ना। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्व और पश्चिम नहीं, पश्चिम और पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। अब आप बताइए इसमें से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम हो गया। और जो है दक्षिण पश्चिम, है ना, ये हो गया ना। पश्चिम आपका ये रहा यहाँ पे, है ना। उत्तर आपका ये रहा, है ना। और दक्षिण आपका ये रहा, है ना। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से दृष्टिहीन बालक को डैश लिपि में शिक्षा दी जाती है? अब जो बच्चा दृष्टिहीन है उसको कैसे शिक्षा दी जाती है? देवनागरी लिपि में, ब्रेल लिपि में, गुरमुखी में, या फिर लुई में? तो जो बेटा दृष्टिहीन बच्चा होता है उसको ब्रेल लिपि में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रेल लिपि में। आगे बढ़ेंगे हम। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ब्रेल लिपि के जनक हैं लुईस ब्रेल, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रयोगों में से किसने साबित किया कि मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं और उन गुणों को अगली पीढ़ी को देते हैं? तो ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रोस, जॉर्ज मिस्टल, या फिर चार्ल्स डार्विन। तो ये किसने साबित किया? मेंडल ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की पठ्यचर्या का उप थीम है? तो आपको उप थीम बताना है। पहला खाद्य पदार्थ, जल, आश्रय और संबंध। तो जो आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, ये तो आपके थीम है ना। तो ये जो संबंध है आपका, ये क्या है? आपका उप थीम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली पर आधारित है। अब जो आपकी एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक है इसमें जो अध्याय 23 है पोचमपल्ली, वो किस पर आधारित है? वास्तविक स्थान, वास्तविक घटनाएं, वास्तविक लोग व उनके अनुभव, वास्तविक चित्र। तो आप बताइए किस पर आधारित है? वास्तविक स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है थीम खाद्य के प्रश्न को संबंधित करने के लिए उपयुक्त है? पहला, किसानों के वृतांतों को सदृश्य करना, किसी खेत में जाना और अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, कुछ डबल रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो ये डी तो आपका नहीं होगा ना, डी तो गलत है, ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस को
प्रामाणिक और अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। पहला, संरचनात्मक कार्यपत्रक, असंरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो संरचनात्मक कार्यपत्रक तो ठीक है, लेकिन असंरचनात्मक ये तो गलत हो गया है ना। भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश और बच्चों के समूह और उनके नेता का गठन करना। तो ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 1 ए, सी, डी और आपका ए, सी, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नीचे दिए गए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पर कुछ कर्तव्य दिए हैं। क्या? अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, जो चल ना पाए उन्हें रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, है ना। तो यहाँ पर माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो लीडर है उसकी जिम्मेदारी बतानी है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है? अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, तो ये तो होना चाहिए। पूरे ग्रुप के आगे चलना, नहीं, ग्रुप के पीछे चलना। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, नहीं, ये भी गलत हो गया। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने का इंतजाम करना, ये भी ठीक है। ई क्या है? रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका ए, डी और ई ये करेक्ट हो जाएगा। बी और सी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए, डी और ई, ये आपका ए, डी, ई करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो जो फूल के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पराग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रीना आम पसंद करती है और वह जाड़े के लिए इन्हें संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा? अब रीना आम का संरक्षण करना चाहती है, तो क्या करेगी? अचार और आम पापड़ बनाकर करेगी, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में रखना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में जो है वो रखना। तो आप बताओ बेटा, इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? अचार बनाना और आम पापड़ बनाना, ताकि वो लंबे समय तक उसका संरक्षण कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कांसा एक मिश्र धातु है और इसके प्रमुख संघटक हैं। तो जो आपका ब्रॉन्ज है, इसके संघटक क्या हैं? शीशा और टीन, तांबा और टीन, तांबा और जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और टीन। तो जो आपका कांसा है वो कैसे बनता है बेटा, है ना। तो कांसा कैसे बनता है आपका? तांबा और टीन से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि तांबा और टिन। आगे बढ़ेंगे हम। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग जो है रहने के लिए करते हैं, जो अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना, लगभग 800 साल पुराना, लगभग 100 साल पुराना या अत्यंत आधुनिक। तो 800 वर्ष पुराना है या 100 वर्ष पुराना है या अत्यंत आधुनिक है या फिर 1000 वर्ष से भी पुराना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो इन टेंटों का जो डिजाइन है वो 1000 वर्ष से भी पुराना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अब प्राथमिक स्तर पर, है ना। पहला ऑप्शन क्या है? विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। दूसरा, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तीसरा, बच्चों के खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल होना। डी, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। तो इसमें से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत हो जाता है ना। ए, बी और सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ए, बी, सी आपका
करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, ठीक है। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, नहीं, ये महाराष्ट्र का है, बी ऑप्शन गलत हो गया। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, ये भी ठीक है। मणिपुर केवल बांस का सबसे बड़ा, जो मणिपुर जो है बांस का उत्पादकों में सबसे बड़ा उत्पादक है, बांस के उत्पादकों में, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो मणिपुर है बांस के उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सी ऑप्शन भी ठीक है और ए भी ठीक है, लेकिन बी आपका गलत है। तो ए सी डी है ना, ए सी डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 ए सी डी, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम। धारणीय विकास लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य भावी है ना। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 जो है वो किस पर केंद्रित है? स्वच्छ जल और स्वच्छता पर, लिंग समानता पर, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर, या उत्तम शिक्षा पर? तो जो लक्ष्य 5 है, जो लक्ष्य 5 है वो किस पर निर्भर है ये बताना है। तो जो लक्ष्य 5 है वो किस पर केंद्रित है? आपका लिंग समानता पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लिंग समानता पर। आगे बढ़ेंगे हम। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है। अब कोई पौधे या जंतु की प्रजाति जिसका विलुप्त होने का खतरा है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संकटापन्न प्रजाति, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो उसे क्या कहेंगे हम? संकटापन्न प्रजातियां। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।